हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर, माई सेल्फ शुभम गोस्वामी। तो जैसा कि हम क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर 1 पढ़ रहे थे जिसका नाम है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, तो आज ये 12th फिजिक्स का लेक्चर 3 है जिसमें हम पढ़ेंगे वैद्युत क्षेत्र के बारे में। आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए, वैद्युत क्षेत्र को हम इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इससे पहले मैंने आपको वैद्युत आवेश, आवेश के प्रकार, ठीक है, कूलाम का नियम, ये सब मैं आपको बता चुका हूं। तो आज बारी है वैद्युत क्षेत्र के बारे में जानने की, क्योंकि चैप्टर का नाम है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। तो वैद्युत आवेश तो हमने जाना कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, क्योंकि चैप्टर का नाम है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, तो हमें क्षेत्र के बारे में भी जानना होगा। तो आज का हमारा टॉपिक है वैद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो भैया कॉपी और पेन लेकर बैठिएगा हमारे साथ, जब भी पढ़ें उसको बहुत अच्छे से पढ़ें। कोई भी टॉपिक आप पढ़ें तो ऐसे पढ़ें ताकि दोबारा आपको पढ़ना ही ना पड़े पूरे साल, ठीक है। तो ध्यान से एक एक टॉपिक को समझिएगा, जो मैं पढ़ा रहा हूं उसको नोट करते हुए चलिए, क्योंकि इसी से रिलेटेड क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि वैद्युत क्षेत्र होता क्या है, इसका डेफिनेशन समझना होगा, और भी बहुत सारी चीजें हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो देखिए, वैद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड, किसी वैद्युत आवेश अथवा आवेश समूह के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश वैद्युत बल, अब वैद्युत बल मैंने आपको बताया था वो आकर्षण बल भी हो सकता है और प्रतिकर्षण बल भी हो सकता है। आकर्षण बल क्या होता है? आकर्षण का मतलब अट्रैक्शन और प्रतिकर्षण का मतलब होता है रिपल्सन, जो एक दूसरे को दूर भेजते हैं, ठीक है, समझ में आया। का अनुभव करता है वैद्युत क्षेत्र अथवा वैद्युत बल क्षेत्र कहलाता है। तो आपसे चाहे वैद्युत क्षेत्र पूछा जाए चाहे वैद्युत बल क्षेत्र पूछा जाए, दोनों सेम ही है, ठीक है। तो क्या कहा गया है, मैंने बताया था, मैंने आपको शुरू में बताया था कि आवेश द्रव्य का वह गुण है जिसके कारण वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र का अनुभव किया जाता है। तो देखिए, वैद्युत क्षेत्र कब उत्पन्न होगा? जब उसमें आवेश होंगे, क्योंकि आवेश के द्वारा ही वैद्युत क्षेत्र की उत्पत्ति होती है। तो देखिए, यहां पर कहा गया किसी विद्युत आवेश अथवा आवेश समूह के चारों ओर का वह क्षेत्र। मान लीजिए, चलिए यहां पर हम ले लेते हैं, ठीक है, मान लीजिए ये आपका है, ठीक है, ये एक आवेश है प्लस क्यू, ये क्या है, एक आवेश है प्लस क्यू। तो अगर आवेश होगा भैया तो उसके चारों ओर एक क्षेत्र उत्पन्न होगा। अगर आवेश है, आप एक आवेश ले सकते हैं या फिर आवेश का पूरा समूह ले सकते हैं, कई आवेश। समूह का मतलब क्या होता है? ग्रुप। जैसे हम अगर कोई ग्रुप बनाए तो हमारे स्टूडेंट उसमें रहेंगे, ठीक है, तो ग्रुप होता है समूह का मतलब। तो देखिए, ये आवेश हो या फिर आवेश का ग्रुप हो, कई आवेश हो, तो इसके चारों ओर हमेशा एक क्षेत्र रहता है। देखिए, ये एक क्षेत्र क्रिएट हो गया, इसी को हम लोग बोलते हैं वैद्युत क्षेत्र, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र। अब यहां पर परिभाषा है कि आवेश अथवा आवेश समूह के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश वैद्युत बल, आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करे। अब मान लीजिए हम इस वैद्युत क्षेत्र में एक प्लस क्यू आवेश लाना चाहते हैं, तो भैया अगर हम इसमें प्लस क्यू आवेश लेकर आएंगे इस विद्युत क्षेत्र में, क्योंकि यहां पर ऑलरेडी प्लस क्यू आवेश है, तो ये दोनों प्लस क्यू हैं, यानी कि दोनों धन आवेश हैं। तो क्या कहा था मैंने कि दो सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तो अगर इस प्लस क्यू आवेश वाले वैद्युत क्षेत्र में एक प्लस क्यू का आवेश आएगा तो भैया ये इसको दूर भेजेगा कि मेरे इस एरिया में मत आओ वरना गोली चल जाएगी, ठीक है। मतलब वो कह रहा है क्योंकि दोनों समान है, ये भी धनावेश है, ये भी धनावेश है। मैंने आपको बताया था सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। जो धनी लोग होते हैं वो उनके अंदर कंपटीशन रहता है। अगर कोई मान लीजिए यहां पर माइनस क्यू आवेश होता, तो देखिए ये धनी है, ये भैया ऋणी है, मतलब ये अमीर है, ये गरीब है, तो ये क्या कहेंगे, इनको अपने घर में बुला सकते हैं। तो ये एक दूसरे को आकर्षित करते हैं क्योंकि ये विजातीय आवेश है। इसीलिए जब मैं पढ़ा रहा था आपको आवेश और आवेश के प्रकार, तो मैंने बताया था कि सजातीय आवेश क्या होते हैं और विजातीय आवेश क्या होते हैं। तो इसीलिए मैं कहता हूं कोई भी क्लास मिस मत कीजिए, पढ़िए तो ध्यान से पढ़िए ताकि आप टॉपर बनकर निकले, 95% प्लस लेकर आए, ठीक है। यही मेरा सपना है कि आप लोग इस सपने को साकार करें, ठीक। तो देखिए यहां पर क्या कहा गया, किसी वैद्युत आवेश अथवा आवेश समूह के चारों ओर का वह क्षेत्र, ये एक वैद्युत आवेश है, इसके चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश, देखिए यहां पर मैंने प्लस क्यू आवेश जब मैं लाया तो ये प्रतिकर्षण बल का इसने अनुभव किया क्योंकि दोनों सजातीय आवेश हैं। यहां पर मैं माइनस क्यू लाऊंगा, अगर ऋण आवेश लाऊंगा तो ये आकर्षण बल का अनुभव करेगा, ठीक है। तो कोई अन्य आवेश
वैद्युत बल का अनुभव करता है तो वो वैद्युत क्षेत्र अथवा वैद्युत बल क्षेत्र कहलाता है। तो बहुत सिंपल सा डेफिनेशन है, मैंने चित्र की सहायता से आपको समझाने का प्रयास भी किया। समझ में आया? क्योंकि यहां पर जो आवेश है धन आवेश, इसमें कोई अन्य आवेश लाएंगे तो कोई प्रतिकर्षण का अनुभव करेगा बल का, कोई आकर्षण का अनुभव करेगा। इसी क्षेत्र को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, वैद्युत क्षेत्र। समझ में आ गया? बहुत सिंपल सा है, इसके चारों ओर का वह क्षेत्र। आगे देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, ये समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट टॉपिक देखिए, वैद्युत बल रेखाएं। व्हाट इज इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स? विद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, ये भी उसी से रिलेटेड है, अभी हम जानेंगे। देखिए पहले इसका डेफिनेशन समझ लीजिए। वैद्युत बल रेखा वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक निष्कोण वक्र है। यहां पर वक्र कर दीजिएगा, ठीक है, निष्कोण वक्र, ये वह नहीं रहेगा, वक्र रहेगा, है जिस पर एक स्वतंत्र व पृथक्कृत एकांक धन आवेश चलता है। यानी कि जो एक स्वतंत्र धन आवेश का मार्ग होता है, एक स्वतंत्र धन आवेश, मान लीजिए एक स्वतंत्र धन आवेश है, उसके चारों ओर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। अब वो धन आवेश जिस मार्ग पर चलेगा, जिस वक्राकार मार्ग पर चलेगा, वही होगा आपका क्या? विद्युत बल रेखा। ठीक है, समझ में आया? अभी मैं आगे चित्र के साथ समझाऊंगा। आगे देखिए, वैद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर स्थित धन आवेश पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करती है। यानी कि वैद्युत बल रेखाओं के किसी भी बिंदु पर अगर आप स्पर्श रेखा खींचते हैं तो जो स्पर्श रेखा है वो वैद्युत बल की दिशा, उस धन आवेश पर लगने वाले बल की दिशा को व्यक्त करेगी, या फिर वो उस धन आवेश के वैद्युत क्षेत्र को वो व्यक्त करेगी। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा को भी व्यक्त करती है, दोनों को। ठीक, अब देखिए इसका एक हम चित्र समझते हैं। देखिए चित्र में क्या समझेंगे, जैसे मान लीजिए ये एक धन आवेश है, अभी मैंने आपको बताया, इसका नाम दे देते हैं प्लस क्यू। क्या दे दिया मैंने नाम? प्लस क्यू। अब देखिए क्या होगा, इसके चारों ओर क्या उत्पन्न होगा भैया? धन आवेश अगर रहेगा तो इसके चारों ओर एक क्षेत्र उत्पन्न होगा। इस क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं? इस क्षेत्र को हम लोग वैद्युत क्षेत्र बोलते हैं। अब मान लीजिए ये जो आवेश है, ये क्या है? ये एक आवेश है, इसको मैं छोटा सा लिख देता हूं। ठीक है, ये आवेश जो है, फिर से कर देता हूं, देखिए ये छोटा सा आवेश है, इसका नाम है प्लस क्यू, ये प्लस क्यू आवेश है। अब मान लीजिए इस विद्युत क्षेत्र में जो ये आवेश रखा हुआ है, क्योंकि आवेश है तो चारों तरफ विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। ठीक है, अब मान लीजिए ये जो आवेश है ये चलने के लिए अगर स्वतंत्र हो, मतलब एकदम फ्री हो, जैसे हम लोग फ्री होकर घूम रहे हैं भैया, ठीक है, वैसे अगर मान लीजिए ये आवेश भैया भी जेल में ना बंद हो, ये भी अगर चलने के लिए स्वतंत्र होंगे, यानी कि चलने के लिए अगर ये फ्री होंगे तो ये किस दिशा में चलेंगे? ये जो इस आवेश पर लगने वाला बल है, ये आवेश उसी दिशा में चलने लगेगा। यानी आवेश है भैया तो उस पर एक फोर्स कार्य करेगा, तो जो बल की दिशा है उसी दिशा में ये आवेश भी चलने लगता है। अब मान लीजिए बल की दिशा निरंतर क्या कर रही है? बदल रही है। जैसे मान लीजिए ये इस पर लगने वाला फोर्स है, इसकी दिशा ऐसे निरंतर बदल रही है, तो देखिए इस बल की दिशा जो होगी ये सीधी रेखा में ना होकर एक वक्र की तरह, ठीक है, एक वक्राकार पथ को ये आजमा लेती है। जैसे ये मान लीजिए कि ये जो धनावेश है ये चलने के लिए स्वतंत्र है। ठीक है, तो जब ये चलने के लिए स्वतंत्र होगी तो ये आवेश पर लगने वाले बल की दिशा पर ही चलेगी। यानी कि जो इस आवेश पर लगने वाला बल है उसकी जो दिशा है उसी दिशा में ही ये आवेश चलने लगेगा। तो उसकी दिशा कुछ इस प्रकार से होगी, देखिए ध्यान दीजिएगा, उसकी दिशा जो होगी कुछ इस प्रकार से होगी। ठीक है, ये देखिए इस प्रकार से होगी। अब ये आपका हो गया किसकी दिशा? इस आवेश के चलने की दिशा। ठीक है, आवेश के चलने की दिशा। तो ये आपका आवेश था, चारों ओर विद्युत क्षेत्र था, ठीक है, धन आवेश था। ये आवेश अगर स्वतंत्र है चलने के लिए तो ये इस आवेश पर लगने वाले बल की दिशा में ही चलने लगेगी। तो आप इस धन आवेश के चलने का जो मार्ग है इसी मार्ग को ही हम विद्युत बल रेखाएं बोलते हैं। और अगर इस विद्युत बल रेखा से हम एक स्पर्श रेखा ऐसे खींच देंगे, देखिए ये स्पर्श रेखा है, तो ये किसकी दिशा को व्यक्त करेगी? ये वैद्युत बल की दिशा, यानी कि इस आवेश पर लगने वाले बल की दिशा को व्यक्त करेगी, बल की दिशा। या और किसको व्यक्त करेगी? ये इस वैद्युत क्षेत्र की दिशा को भी व्यक्त करेगी। ठीक है, किसकी दिशा को? वैद्युत क्षेत्र की दिशा। तो वैद्युत क्षेत्र लिख देते हैं। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा
ठीक है, समझ में आया। तो इस प्रकार से कुछ हम समझ सकते हैं कि विद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं। एक बार पुनः मैं बताता हूं। देखिए, एक धन आवेश था यहां पर प्लस क्यू, ठीक है। अब और इसके चारों ओर क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। अब अगर ये धन आवेश चलने के लिए स्वतंत्र है तो ये आवेश पर लगने वाले बल की दिशा में ही ये चलने लगेगा। अब मान लीजिए इस आवेश पर लगने वाले जो बल की दिशा है वो निरंतर बदल रही है, तो इस आवेश के चलने की भी दिशा निरंतर बदलेगी। तो अगर निरंतर बदलती रहेगी तो ये आवेश एक सीधी रेखा में ना चलकर एक वक्राकार पथ पर चलने लगेगा। तो इसी मार्ग को, धन आवेश के चलने की इसी दिशा को, इसी मार्ग को ही हम विद्युत बल रेखा कहते हैं। अब इस विद्युत बल रेखा से अगर हम एक स्पर्श रेखा खींच देते हैं तो वो किसकी दिशा को व्यक्त करेगी, वो बल की दिशा को व्यक्त करेगी या वैद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करेगी। जैसा कि मैंने डेफिनेशन में बताया, इसको समझ लिया होगा आप लोगों ने। देखिए, डेफिनेशन में मैंने बताया था कि वैद्युत बल रेखा वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक निष्कोण वक्र है, वक्र इसको कर दीजिएगा, ठीक है, जिस पर स्वतंत्र व पृथक्कृत एकांक धनावेश चलता है। ठीक है, यानी कि जिस पथ पर एक स्वतंत्र धनावेश चलता है उसी को हम वैद्युत बल रेखाएं बोलते हैं, उस वैद्युत क्षेत्र के लिए। ठीक है, आगे देखिए, वैद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, मैंने अभी स्पर्श रेखा खींचा था कुछ इस प्रकार से, देखिए ध्यान दीजिए, ऐसे मैंने स्पर्श रेखा खींचा था। तो ये जो स्पर्श रेखा है ये उस बिंदु पर स्थित धन आवेश पर लगने वाले बल की दिशा को ये व्यक्त करेगी, और यही बल की दिशा और वैद्युत क्षेत्र की दिशा दोनों को ये व्यक्त करेगी। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, बस हो गया, सिंपल सा है। ठीक है, आगे देखते हैं, अभी एक टॉपिक और है उसको भी समझ लेते हैं हम। देखिए, अब देखिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इसको भी ध्यान दीजिएगा, यानी कि ये है वैद्युत बल रेखाओं के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक, ठीक है, इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइंस। ठीक है, तो वैद्युत बल रेखाओं के कुछ गुण हैं, जैसे आवेश के गुण थे, ठीक है, वैसे वैद्युत बल रेखाओं की भी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। सबके अंदर कोई ना कोई विशेषता होती है, कोई ना कोई प्रॉपर्टी होता है, कोई ना कोई गुण होता है, कोई तो बहुत ज्यादा गुणवान है, जैसे आप लोग, क्योंकि आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, तो ये वैद्युत बल रेखाओं के गुण, इसमें क्या होता है, देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा, जो वैद्युत बल रेखाएं हैं वो धन आवेश से चलकर ऋण आवेश पर समाप्त होती हैं। जो विद्युत बल रेखाएं हैं वो हमेशा धन आवेश से चलती हैं और ऋण आवेश पर फिनिश होती हैं। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल हम लोग समझ लेते हैं, ये आपका धन आवेश है, ठीक है, ये धन आवेश है और ये ऋण आवेश है। ठीक है, ये क्या है, ऋण आवेश है। अब यहाँ एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मैं कुछ ज्यादा नहीं बताऊंगा, ये हमेशा जो है ऐसे मैं बना देता हूं, ये, ठीक है, ऐसे यहां पर भी बना देता हूं, ये, ठीक है। तो ये होती क्या है, देखिए ये क्या करती हैं, ये धन आवेश से हमेशा चलती हैं। देखिए यहां से ये चलेंगी, ठीक है, यहां से ये चलती हैं और ये हमेशा ऋण आवेश पर आकर फिनिश हो जाती हैं। ठीक है, ये देखिए ये, ठीक है, ये तो वैद्युत बल रेखाएं जो हैं वो धन आवेश से चलकर ऋण आवेश पर फिनिश हो जाती हैं। ठीक है, यहां पर एक चीज अब ध्यान दीजिए, इसको समझने के लिए एक दूसरा फिगर हम समझते हैं, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए ये एक धन आवेश है, ये और ये, ठीक है, तो ये क्या है, ये एक धन आवेश है और ये एक ऋण आवेश है। अब यहां पर कहा गया है कि वैद्युत बल रेखाएं क्या है, धन आवेश से चलकर ऋण आवेश पर फिनिश होती हैं। तो देखिए यहां से चलेंगी और इस ऋण आवेश पर फिनिश हो जाएंगी। ठीक है, ऐसे हम और भी बना लेंगे, देखिए ये, ठीक है, ऐसे अच्छे से बना लीजिएगा, कोई दिक्कत ना रहे, बाद में ऐसे बना लेंगे। ठीक है, ये हमेशा धन आवेश से चलकर ऋण आवेश पर फिनिश हो जाती हैं। ठीक है, ऐसे बना लेंगे हम, इधर ऐसे ऐसे कर देंगे, ये देखिए, ठीक है, ऐसे ऐसे, तो ये धन आवेश से चलती हैं और ऋण आवेश पर फिनिश हो जाती हैं, ये, ठीक। अब यहां पर हम इसको साइन कर देंगे कि कैसे फिनिश होती हैं। तो देखिए धन आवेश से चली, ये जाएंगी ऋण आवेश की ओर, तो धन आवेश से चलेंगी, ऋण आवेश पर फिनिश हो जाएंगी। इसको भी ऐसे कर देते हैं, ये, ठीक है, चल रही है धन आवेश से ये, ठीक, और इधर ये आएंगी ऋण आवेश पर ऐसे। तो यहां पर सबसे पहली प्रॉपर्टी जो है वैद्युत बल रेखाओं की, इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइंस की, कि ये रेखाएं धन आवेश से चलकर ऋण आवेश पर समाप्त होती हैं। तो देखिए यहां पर जो ये रेखाएं धन आवेश से निकली, ऋण आवेश पर फिनिश हुई, धन आवेश से निकलेंगी, ऋण आवेश पर समाप्त होंगी, ऋण आवेश, धन आवेश से ऋण आवेश। ठीक है, तो ये सबसे पहली प्रॉपर्टी है वैद्युत बल रेखाओं की। ठीक है,
तो बहुत सिंपल सा है, इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए स्टूडेंट, इसकी दूसरी प्रॉपर्टी है वो क्या है, ठीक है। दूसरा गुण इसका क्या है, देखिए कोई भी दो बल रेखाएं, यानी कि कोई भी दो विद्युत बल रेखाएं जो हैं वो परस्पर काट नहीं सकती, यानी कि दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को काट नहीं सकती। इसका भी एक रीजन है, क्यों, देखिए क्योंकि उस दिशा में कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं जो उस बिंदु पर बल की दो दिशाएं प्रदर्शित करेंगी, जो कि असंभव है। यानी कि कोई भी दो बल रेखाएं एक दूसरे को काट नहीं सकती, क्योंकि अगर वो काटेंगी तो दो विद्युत बल की दो दिशाएं उत्पन्न होगी या विद्युत क्षेत्र की दो दिशा उत्पन्न हो जाएगी, जो कि असंभव है, ये इंपॉसिबल है, ठीक है। जैसे देखिए यहां पर एग्जांपल समझते हैं, ये दो विद्युत बल रेखाएं हैं, एक ये है और एक ये है, तो ये एक दूसरे को काट नहीं सकती, क्योंकि अगर ये काटेंगी तो इस पर दो दिशाएं उत्पन्न होगी। सबसे पहले इसके इसको स्पर्श करते हुए ऐसे दो दिशाएं उत्पन्न हो जाएंगी, तो दो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा, एक ये, तो ये असंभव है, क्योंकि दो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं हो सकता। तो याद रखिएगा, कोई भी दो विद्युत बल रेखाएं परस्पर एक दूसरे को काट नहीं सकती, क्योंकि अगर वो काटेंगी तो उसके कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं होंगी। और मैंने बताया था विद्युत बल रेखाएं जो होती है उसका जो स्पर्श बिंदु होता है, ठीक है, वो किसकी दिशा को प्रदर्शित करता है, वो वैद्युत बल, यानी कि उस आवेश पर लगने वाले बल की दिशा को या फिर विद्युत क्षेत्र की दिशा को वो प्रदर्शित करता है, ठीक है। तो कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं जो उस बिंदु पर बल की दो दिशाएं उत्पन्न करेंगी। आप बल की दो दिशाएं भी लिख सकते हैं या फिर वैद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं उत्पन्न करेंगी, जो कि असंभव है। तो ये दूसरी प्रॉपर्टी है, ठीक है, समझ में आया। तो और एक बात और याद रखिएगा, एक गुण और, ठीक है, जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं ये बंद पास का निर्माण नहीं करती, ठीक है, बंद पास का निर्माण ये नहीं करती हैं, या आप बोल सकते हैं ये रेखाएं बंद पास नहीं बनाती हैं। समझ में आया। तीसरी प्रॉपर्टी देखते हैं इसकी क्या है, देखिए ये रेखाएं खिंची हुई लचकदार डोरी की तरह लंबाई में सिकुड़ने का प्रयत्न करती हैं, इसी कारण विपरीत आवेशों में आकर्षण होता है। यानी कि ये रेखाएं जो है खिंची हुई लचकदार डोरी की तरह लंबाई में सिकुड़ने का प्रयास करती हैं, ठीक है। अगर दो विपरीत प्रकार के आवेश होंगे तो भैया उनमें आकर्षण होगा, मैंने बताया था। दो समान प्रकार के आवेश होंगे उसमें प्रतिकर्षण होगा, ठीक है। तो यहां पर ये रेखाएं जो है खिंची हुई लचकदार डोरी की भांति व्यवहार करती हैं। जैसे भैया धन आवेश हैं, ये ऋण आवेश हैं। अब ये दोनों क्या है, ये हमेशा धन आवेश जो है ऋण आवेश की ओर जाएगा, ठीक है, ऐसे। तो ये एक डोरी की भांति व्यवहार करती हैं, ये खिंची हुई लचकदार, देखिए डोरी की भांति, इसको डोरी से कंपेयर किया गया है, इसी की तरह लंबाई में सिकुड़ने का प्रयास करती हैं। अगर दोनों विपरीत प्रकार के आवेश हैं तो इन दोनों में आकर्षण होगा। तो इसमें जो वैद्युत बल रेखा है वो खिंची हुई लचकदार डोरी की तरह देखिए लंबाई में सिकुड़ने का प्रयास कर रही है, ठीक है, इसी कारण विपरीत आवेशों में आकर्षण होता है। दूसरी कंडीशन क्या है, चौथा गुण देखिए, ये रेखाएं लंबाई की लंबवत दिशा में, देखिए यहां पर लंबाई की लंबवत दिशा बताई गई है ऊपर की तरफ, ठीक है, 90 डिग्री। तो लंबवत दिशा में एक दूसरे से हटने का प्रयत्न करती हैं, इसी कारण इसमें समान आवेशों में प्रतिकर्षण होता है, ठीक है। ये सिकुड़ने का प्रयास करेंगी अगर तो इसमें आकर्षण होगा, अगर ये एक दूसरे से हटने का प्रयास करेंगी तो इसमें प्रतिकर्षण होगा, क्योंकि प्रतिकर्षण का मतलब ही है दूर जाना, ठीक है, एक दूसरे से दूर जाना। आकर्षण का मतलब ये, अट्रैक्शन का मतलब आप अपने दैनिक जीवन में भी देखते होंगे। अट्रैक्शन का मतलब क्या है, एक दूसरे से अट्रैक्शन पास आना, एंड रिपल्सन का मतलब दूर जाना, वही इसमें भी है, फिजिक्स में भी, ठीक है, क्योंकि फिजिक्स जो है हमारे दैनिक जीवन पर ही आधारित है। देखिए ये रेखाएं लंबाई की लंबवत दिशा में एक दूसरे से हटने का प्रयास करती हैं। जैसे अगर यहां पर धन आवेश और धन आवेश दोनों सेम होते तो सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, तो ये प्रतिकर्षित करते भैया तो ये दूर भागते, ठीक है, समझ में आया। जैसे मान लीजिए ये धन आवेश है और ये भी धन आवेश है, अब दोनों जब धन आवेश ही हो जाएंगे, या फिर मैं एग्जांपल ऊपर समझा देता हूं, देखिए ये धन आवेश है और ये धन आवेश है, देखिए इसका एग्जाम्पल नहीं है, इसका एग्जाम्पल है। अब दोनों अगर धन आवेश है भैया तो ये एक दूसरे के पास नहीं जाना चाहेंगे, ऐसे दूर भागने का प्रयास करेंगे, ठीक है, ऐसे। तो यही कहा गया है कि ये रेखाएं लंबाई की लंबवत दिशा में एक दूसरे से हटने का प्रयास करती हैं, हटना चाहती हैं, इसी कारण समान आवेशों में प्रतिकर्षण होता है। बस हो गया, प्रॉपर्टीज हमारी फिनिश हो गई। वैद्युत आवेशों के जो वैद्युत बल रेखाओं के जो गुण हैं, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइंस, ये हमारा फिनिश हो चुका है। नेक्स्ट देखिए, अब नेक्स्ट टॉपिक आता है, एक और टॉपिक इसमें हम पढ़ेंगे जो कि है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको हम लोग डिनोट करते हैं ई से।
तो ये क्या होता है, ये भी बहुत सिंपल सा है। हमने वैद्युत क्षेत्र पढ़ा, वैद्युत आवेश पढ़ा, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी पढ़नी होगी कि आखिर उसकी इंटेंसिटी क्या होती है। तो देखिए इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका सबसे पहले डेफिनेशन समझिए, परिभाषा जिसको बोलते हैं। देखिए वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल तथा परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। यानी कि मान लीजिए कि कोई परीक्षण आवेश रखा है, परीक्षण आवेश का मतलब बहुत छोटा सा आवेश वो होगा, ठीक है, परीक्षण, उसको मात्र टेस्ट के लिए यूज किया जाएगा, तो परीक्षण आवेश ये हो गया आपका। अब ये जो है इस पर जो लगने वाला फोर्स होगा, इस आवेश पर जो लगने वाला बल होगा, ठीक है, इस बल और इस परीक्षण आवेश के अनुपात को ही हम बोलते हैं, इसके रेशियो को ही हम बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो मान लीजिए, आप लिख लीजिए, यदि प्लस क्यू आवेश किसी वैद्युत क्षेत्र में रखा हो और उस पर लगने वाला बल F हो, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या होगा, F E = F अपान Q नॉट। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, ध्यान रखिएगा, या आप लिख भी सकते हैं एक लाइन, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को E से प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए भैया, चूंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है, कैसी राशि है, सदिश राशि है, तो हम E को E वेक्टर भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, क्योंकि सदिश राशि में ये वाला फाइन हम लगाते हैं, तो E को हम E वेक्टर भी लिख सकते हैं। तो E से प्रदर्शित करते हैं, E वेक्टर से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, इसका मतलब सदिश रूप मैंने लिख दिया है, प्रदर्शित करते हैं। तो फॉर्मूला इसका क्या हो जाएगा बताइए, मैंने बताया कि परीक्षण आवेश और उस पर लगने वाले बल के रेशियो को ही हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, उसी के अनुपात को कहते हैं। तो फॉर्मूला आप यहां पर लिख सकते हैं, यदि प्लस क्यू आवेश पर जो लगने वाला बल है, यानी कि प्लस क्यू आवेश पर लगने वाला बल F हो, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, E वेक्टर इक्वल टू F अपान F वेक्टर। देखिए बल जो है ये भी सदिश राशि है, तो हम F वेक्टर भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है, क्योंकि ये भी सदिश राशि है, तो इसके ऊपर भी हम सदिश का चिन्ह लगा सकते हैं। तो F वेक्टर अपान Q नॉट, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा, या E = F अपान Q भी लिख सकते हैं, मैंने ये सदिश रूप लिखा है। तो ये आपके इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर कोई पूछे भैया E वेक्टर क्या है, तो ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, F क्या है, प्लस क्यू आवेश पर, यानी कि अल्पधन परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल है, और क्यू नॉट क्या है, ये परीक्षण आवेश है, तो इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है, लिखने से कोई बेनिफिट है नहीं। ई है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, एफ वेक्टर क्या है, इस प्लस क्यू आवेश पर, यानी कि क्यू नॉट आवेश जो परीक्षण आवेश है, इस पर लगने वाला बल है, और जो क्यू नॉट है ये क्या है, परीक्षण आवेश है। तो परीक्षण आवेश और उस पर लगने वाले बल के अनुपात को ही हम कहते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। दैट्स सिंपल, इसमें कुछ है ही नहीं, ठीक है। अब क्या समझेंगे इसमें, ध्यान दीजिए। अब इसमें एक चीज और समझिए, ये तो पता चल गया कि भैया ये सदिश राशि है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है, लेकिन इसका मात्रक क्या होगा, चलिए इसका यूनिट समझते हैं। व्हाट इज द यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होगा, यूनिट, ठीक है। तो देखिए सिंपल है मात्रक, अगर आप फॉर्मूला जानते हैं तो मात्रक बहुत आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है E वेक्टर इक्वल टू F वेक्टर अपान Q नॉट। तो भैया F वेक्टर अपान Q नॉट है, तो F क्या है, बल, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, Q क्या है, आवेश, आवेश का मात्रक कूलाम। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होगा, इसका मात्रक होगा न्यूटन प्रति कूलाम, सिंपल सा है, ठीक है। तो यहां पर हम लोग लिख देंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलाम। तो अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आप मात्रक निकाल सकते हैं, अगर आपको एमकेएस से पद्धति में मात्रक पता है तो आप बीमा निकाल सकते हैं। वैसे बीमा तो अभी मैं बताऊंगा कैसे निकालेंगे। तो न्यूटन प्रति कूलाम ये होगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक, यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखिए यहां पर एक चीज और समझते हैं, इसकी विमा क्या होगी ये भी जानना बेहद जरूरी है। तो यहां पर एक प्यारा सा हेडिंग डालेंगे, विमा। देखिए ध्यान से समझिएगा क्योंकि ये फिजिक्स है, पढ़ते समय नींद आ सकती है तो पानी वानी लेकर बैठिएगा ताकि नींद ना आए, क्योंकि सो जाएंगे भैया तो आपकी किस्मत भी सो जाएगी हमेशा के लिए। तो आप लोग जागिए, उठिए और तब तक चलिए जब तक आप टॉपर ना बने, ठीक है।
तो देखिए बीमा क्या होगी इसकी, तो बीमा हम फार्मूले की सहायता से निकाल सकते हैं। क्या होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला, क्या होता है E इक्वल टू एफ अपान क्यू नॉट, ई वेक्टर इक्वल टू एफ वेक्टर अपान क्यू नॉट। यहां से बीमा निकालिए, निकालना बता देता हूं मैं। देखिए एफ क्या है, ये फोर्स है, बल, इसकी बीमा क्या होती है MLT माइनस 2। आप लोगों ने पढ़ा होगा, हाई स्कूल से ही आप पढ़ते आ रहे हैं, बल की बीमा होती है MLT माइनस 2। उसके बाद में Q क्या है, आवेश, आवेश की बीमा क्या होती है AT। अब आप लोग कहेंगे सर आपने तो AT लिख दिया, बट ये आया कहां से, देखिए Q इक्वल टू होता है IT। फॉर्मूला मैंने बताया था जब मैं फर्स्ट लेक्चर आपको दिया था मैंने, ठीक है, फर्स्ट लेक्चर जो मैंने प्रोवाइड कराया था उसमें आवेश के बारे में पूरी जानकारी मैंने दे दी है, ध्यान से समझिएगा। Q इक्वल टू IT होता है, I की बीमा होती है A, T की बीमा T, तो Q की बीमा क्या हो जाएगी AT, बस, ठीक है। तो यहां पर बल की बीमा MLT माइनस 2, Q की बीमा AT, दोनों को हम डिवाइड कर देंगे तो किसकी बीमा आ जाएगी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो यहां पर ये क्या हो जाएगा, देखिए MLT माइनस 2। अब इस भैया को ऊपर ले जाएंगे क्योंकि नीचे तो रहेंगे नहीं, घर इनका ऊपर है, तो ऊपर शिफ्ट कर देंगे इनको नेक्स्ट फ्लोर पे। तो देखिए ऊपर जाएंगे तो ये अभी धनी है, प्लस में है, ऊपर जाएंगे तो माइनस में हो जाएंगे, कर्जा आ जाएगा इनके ऊपर, T इसके ऊपर भी -1 हो जाएगा। इसको हम निकाल लेंगे, बीमा आ जाएगी किसकी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा ML, ठीक है, T माइनस 2, T माइनस 2 नहीं लिखेंगे, देखिए T माइनस 2 है, ये -1 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 में 1 जुड़ जाएगा तो 2 1 3 हो जाएगा, बट चिन्ह नहीं बदलेगा, चिन्ह माइनस का ही रहेगा। बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, सर माइनस माइनस प्लस हो गया तो चिन्ह प्लस का लगाएं, ऐसा नहीं है। अगर दोनों माइनस माइनस है तो चिन्ह माइनस का ही रहेगा, बट जुड़ जाएगा, ठीक है, चिन्ह नहीं बदलेगा। तो MLT माइनस 3 और A माइनस 1 ये आपका ऐसे ही रहेगा, और यही हो जाएगा डायमेंशनल फार्मूला ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो ये हो जाएगी बीमा, बस हो गया आपका इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि इसकी बीमा क्या होगी MLT के पावर -3 A के पावर -1। तो ये था विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक, उसकी बीमा। अब बीमा मैं डायरेक्टली भी लिख सकता था, बट मैंने आपको एक्सप्लेन क्यों किया, ताकि आप लोग समझ सकें। सिर्फ हमें इंटर नहीं, हमें इंटर के आगे भी तो पढ़ना है, उसमें जानकारी रहेगी तभी तो आप कुछ कर पाएंगे। क्यों मैं इंग्लिश बताता हूं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को मैंने इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों बोला, मैं तो हिंदी मीडियम वालों को पढ़ाता हूं, फिर भी मैं इंग्लिश क्यों बता रहा हूं, क्योंकि आप भले हिंदी मीडियम से हैं, आगे जाएंगे तो आपको तो इंग्लिश मीडियम में सब पढ़ना पड़ेगा, फिजिक्स भी इंग्लिश में लगभग रहेगा, ठीक है। कोई दूसरा कोर्स करते हैं तो मैं नहीं जान सकता, लेकिन अगर नीट या फिर ऐसे कोर्सेज करेंगे तो आपको इंग्लिश में भी पढ़ना पड़ेगा। अब तो हिंदी में भी व्यवस्था हो गई है। तो ये यूनिट, ये डायमेंशनल फार्मूला, ठीक है। तो समझ में आ गया आज का वीडियो लेक्चर। आज में मैंने आपको बताया कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र क्या होता है, वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, और वैद्युत बल रेखाओं के प्रॉपर्टीज को मैंने आपको बताया, ठीक है। तो ये जो है हमारा आज का ये सेशन यहीं पर फिनिश होता है, ठीक है, क्योंकि एक सेक्शन में 2-3 टॉपिक रहेंगे, बहुत आसानी से आप पढ़ेंगे। बहुत ज्यादा टॉपिक में ले आऊंगा, 40-50 मिनट का वीडियो तो आप लोग देखेंगे ही नहीं उसको ज्यादा, क्योंकि ज्यादा टाइम का रहेगा तो थोड़ा माइंड डाइवर्स हो जाता है, ठीक है। तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको ध्यान से समझ लीजिएगा, क्योंकि इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। तो आज का ये लेक्चर यहीं पर फिनिश होता है। हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, इसी चैप्टर के नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपनी तैयारी करते रहें।